सत्ता के गलियारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं एनसीपी के दिग्गज नेता और सांसद तारिक अनवर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रसून जी। शरद पवार जी, पीए संगमा जी और आप तीनों लोगों ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। आज की तारीख में वो प्रासंगिक है मुद्दा? नहीं, आज के जो हालात हैं उसमें नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब सोनिया जी ने खुद ही इस बात से इनकार कर दिया कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं और प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, तो उसके बाद वो इशू ही ख़त्म हो गया, वो डाइल्यूट हो गया। अब वो इशू नहीं है। 2004 में आपका एक बयान आया था, उसमें कहा था कि सोनिया जी के साथ राहुल जी ने भी कहा था कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार कभी नहीं बनेंगे। आज की तारीख में भी यही बात लागू होती है? राहुल जी ने ऐसा नहीं कहा, मेरा ख्याल है। सोनिया जी ने ज़रूर कहा था। जब वो राजनीति में आई थी तो उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं पद के लिए नहीं आई हूँ राजनीति में, क्योंकि मेरी ये विरासत है और मैं उस परिवार से आती हूँ जिसमें कांग्रेस को बहुत योगदान दिया है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस को फिर से दोबारा पुनः जीवित करने के लिए जो भी मैं कर सकती हूँ, कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, करना चाहिए, और इसीलिए वो राजनीति में आई। ये उनका बयान था जब 1998 में ये उनका स्टेटमेंट आया था। और उसके राहुल जी का मुझे ऐसा नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया। शरद पवार जी के अंदर वो कौन सी खूबी है जिसके कारण आपने सोनिया गांधी को छोड़ा, कांग्रेस को छोड़ा और उनके करीब पहुंच गए? नहीं, मैं शरद पवार जी के पास यो तो हमारा उनका कोई बहुत राजनीतिक निकट हम लोग एक दूसरे के नहीं थे, और कांग्रेस की राजनीति में चूँकि वो महाराष्ट्र से थे, हम बिहार से थे, तो हम लोगों में कोई बहुत करीब का रिश्ता नहीं कहा जा सकता था। लेकिन जब ये बात उठी और हम लोग तीनों वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, हम थे, संगमा जी थे और पवार साहब थे, तो जब 1999 का चुनाव हो रहा था तो उस समय ये बात उठी थी कि प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस की तरफ से किसको पेश किया जाए। तो हम लोगों का ये सुझाव था कि सोनिया जी का नाम आगे नहीं लाना चाहिए अभी, क्योंकि उनके नाम को लाने से भारतीय जनता पार्टी इसको एक मुद्दा बनाएगी और विदेशी मूल का ख़ास तौर पर वो एक मुद्दा बनाएगी, और उसका लाभ, राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों को मिलेगा। तो इस नज़रिए से हम लोग आगे आए, और फिर हम लोगों के बीच में, चूँकि हम तीनों के ख़यालात आपस में मिलते थे, इसलिए हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। और फिर उसके बाद 1999 में ही जून के महीने में हम लोगों ने, जब हम लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था। या तो हम भारतीय जनता पार्टी में चले जाते या कोई दूसरे दल में चले जाते, लेकिन वहाँ हमारी विचारधारा हमें सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि उनकी अलग विचारधारा है और हम लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे और कांग्रेस विचारधारा को ही लेकर चलेंगे, और आज तक हम लोग वही काम कर रहे हैं। कांग्रेस विचारधारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और पवार साहब, चूँकि वो हम तीनों में उनका जो व्यक्तित्व था वो हम लोगों से ज़्यादा था, चूँकि वो महाराष्ट्र के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, और सबसे बड़ी बात कि वो अपने राज्य में, महाराष्ट्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनकी एक पकड़ है, ज़मीनी नेता हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया और फिर उनके नेतृत्व में ही पार्टी का गठन हुआ। विदेशी मूल के मुद्दे पे आप लोगों का बिखराव हुआ। कांग्रेस के जितने भी क्षेत्रीय छत्रप थे उन लोगों ने उसमें, चाहे शरद पवार जी हों, ममता बनर्जी जी हों, आप हों या संगमा जी हों, आज की तारीख में सब लोग फिर से वहीं कांग्रेस के दरवाजे पे हैं, उन्हीं सोनिया जी के पास हैं। ये जनता के साथ धोखा नहीं लगता? नहीं, देखिए, ऐसा जैसा मैंने कहा ना कि हम लोग का कभी ये विरोध नहीं था कि सोनिया जी कांग्रेस के अध्यक्ष ना बने। आप उस समय जो हम लोगों ने एक जॉइंट पत्र लिखा था, हमने शरद पवार जी ने और संगमा जी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया जी को, तो हम लोगों ने उनकी तारीफ़ लिखी थी और हम लोगों ने कहा था कि आप कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आपने बहुत अच्छा काम किया है और कांग्रेस को
फिर से दोबारा ज़िंदा करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम सब लोग आपको सहयोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री बनने का सवाल है, उसमें हम लोगों का विरोध था। ये बात कोई छिपी हुई नहीं है और ये ऑन रिकॉर्ड है। आज भी आप अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो वो पत्र आपको मिलेगा और उसमें आप उस पत्र का मजमून मैंने पढ़ा है, उससे यही साफ जाहिर होता है कि मामला शरद पवार जी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करने का था। नहीं, देखिए ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो कभी कांग्रेस से अलग होने की बात नहीं करते वो, क्योंकि कांग्रेस से अलग हटने के बाद एक नई पार्टी का गठन करना और फिर उसका विस्तार करना या पार्टी बनाना कोई आसान बात नहीं है। अब तक का जो आप इतिहास देखेंगे कि कांग्रेस से जितने लोग भी अलग हुए वो फिर जाकर कांग्रेस की मुख्यधारा में जुड़ गए, अपनी पार्टी नहीं बना सके या अपनी पार्टी को एक राष्ट्रीय हैसियत दिला नहीं सके, जो भी लोग थे। आज हमारी पार्टी एनसीपी, आज जिस दिन पहले दिन हम अलग हुए 1999 में, और जो पहला चुनाव हुआ लोकसभा का और विधानसभा का, उसके बाद ही हमारी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया। तो ये हम लोगों ने एक तरह से इतिहास की रचना रची है कि कांग्रेस से अलग हटने के बाद भी एक राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है और हम लोगों ने बनाया। तो ये नहीं कह सकता कि शरद पवार जी को अगर लालच होती कि उनको प्रधानमंत्री बनना है तो वो कांग्रेस में ही रहते या वो सोनिया जी का विरोध नहीं करते। हर कोई जानता था कि सोनिया जी का विरोध करने का क्या नतीजा होगा, कांग्रेस में उसकी क्या जगह होगी, कहाँ क्या स्थान होगा। और वही हुआ भी। जब हम लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों को कांग्रेस से रातों रात निष्कासित कर दिए गए। तो शरद पवार जी को उस वक्त वो विपक्ष के नेता थे, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। संगमा जी भी टास्क फोर्स जो उस समय बना था उसके चेयरमैन थे, वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। मैं भी वर्किंग कमेटी का सदस्य था। तो हम लोगों का भविष्य सही मानों में अगर देखा जाए उस समय तो कांग्रेस में ही था। लेकिन हम लोगों ने अपने भविष्य को एक तरह से त्याग करके हम लोगों ने ये फैसला लिया, क्योंकि हम लोग ये महसूस किया कि कांग्रेस से का अगर ये निर्णय होगा तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा और वो फैसला देश हित में नहीं होगा। हाँ, इसलिए कि हम लोगों को लगा था कि वो समय नहीं था कम से कम, कि चूँकि जनता में एक भ्रांति फैलाने का एक बहुत बड़ा मौका विपक्ष को हम देने जा रहे थे, हथियार देने जा रहे थे। और बाद में मैं समझता हूँ कि स्वयं सोनिया जी को इस बात का एहसास हुआ और जब मौका आया प्रधानमंत्री बनने का तो स्वयं उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो ये बात देर या सवेर लोगों की समझ में आई। आपको बिहार चुनाव में एनसीपी ने भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, लेकिन चुनाव में नीतीश कुमार का जादू ऐसा चला कि एनडीए को छोड़ के सभी दलों की हालत खस्ता हो गई। क्या कारण था? कारण बहुत स्पष्ट था। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी पार्टी का वहाँ कोई बहुत जलाधार है ऐसा नहीं है, जो मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पिछली बार जो चुनाव लड़े विधानसभा में और अकेले लड़े, हालांकि हम चाहते थे कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई समझौता हो जाता तो शायद हम लोग की हालत इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन वो हो नहीं सका किसी कारणवश। और जहाँ तक कि नीतीश जी का सवाल है, नीतीश जी और उस समय जो चुनाव के अंतिम जो हम कह सकते हैं जब समय में, वो नीतीश बनाम लालू यादव चुनाव हो गया। और जितनी भी हमारी पार्टी या कांग्रेस या दूसरे वामपंथी मोर्चा, ये सभी फिर एक तरह से वो गौन हो गए या पीछे हो गए, क्योंकि लोगों को चुनना था नीतीश कुमार में और लालू यादव में। लालू यादव जी का 15 साल लोगों ने देखा था, 15 साल में बिहार की क्या स्थिति हुई वो भी लोगों ने देखा। इसलिए एक डर लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गया कि अगर लालू जी की वापसी होगी तो फिर बिहार उसी तरह से जो पिछले दिनों में जो बिहार की हालत थी वो हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो वोट प्रो नीतीश नहीं था, एंटी लालू था, और वो एंटी लालू वोट नीतीश जी को मिला। हालांकि आप देखेंगे तो 2005 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का और 2009 ये जो अभी चुनाव हुआ 10 का, ये दोनों के चुनाव में आप
पाएंगे कि मात्र 2% वोट का अंतर है, मतलब 2% वोट ज़्यादा एनडीए को मिला है। ज़्यादा नहीं मिला है, ऐसा नहीं कि बहुत का फ़र्क है। 39% वोट नीतीश कुमार को मिला और लगभग 61% वोट वो उनके विरोध में गया। उसमें हमारी पार्टी को भी मैं समझता हूँ कि सब कुछ के बावजूद भी हमको 5.5 लाख वोट हमारी पार्टी को मिला। हम लगभग 4 जगह पे हम दूसरे स्थान पर रहे, 13 जगह पर हम तीसरे स्थान पर रहे, और इस तरह से कुछ हमने अपना जनाधार इस चुनाव में बनाया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वहाँ लड़ाई जो है वो 2 दिग्गजों के बीच में हो गई। आप एनसीपी और उसमें आप प्रेस का, मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रेस और मीडिया ने जिस तरह से चुनाव को की तस्वीर पेश की जनता के बीच में, बिहार की जनता के बीच में, उसमें लोगों के सामने 2 ही विकल्प था, एक नीतीश कुमार थे और दूसरे लालू यादव थे। राहुल गांधी को अच्छा खासा कवरेज मिला था मीडिया में बिहार के दौरे पे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मीडिया एक तरफा रोल निभाई। दूसरी चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप चाहते थे कि कांग्रेस के साथ गठजोड़ हो जाए एनसीपी का, कांग्रेस में वो कौन खलनायक की भूमिका निभाया जिसके कारण गठजोड़ नहीं हुआ? नहीं, कांग्रेस में एक सेक्शन ऐसा था जो ये कह रहा था कि हमें किसी से समझौता नहीं करना है, अकेले चलना है, अकेले हमारी ताकत इतनी है, बन चुकी है कि हम अकेले चुनाव जीत सकते हैं। ये एक भ्रम कांग्रेस को उस समय हो गया था। इसको तो मैं कहने में कुछ मुझे हिचकिचाहट नहीं है। और लेकिन जो परिणाम आए उससे अगर आप देखें कि हमारा वोट और कांग्रेस के वोट को अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो शायद हम समझते हैं कि लगभग 20 सीट का अंतर पड़ता। 20 सीट हम लोगों को, कांग्रेस और एनसीपी को मिला के पक्का मिलती। आज भी दोनों के वोटों को अगर आप जोड़ देंगे तो लगभग 20 सीट निकलती। और अगर हम मिल के चुनाव लड़ते, कंपेन करते एक साथ, तो शायद वो संख्या और भी बढ़ सकती थी। लेकिन उस समय कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो ये समझ रहे थे कि शायद कांग्रेस अब इतनी मजबूत हो गई है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। खलनायक कौन था इसके नाम का खुलासा मैं करूँगा अभी छोटे से ब्रेक के बाद। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।